नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, अपने गुरुजन माता पिता का सदैव सम्मान कीजिए, क्योंकि गुरु और माता पिता का सम्मान करने से ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। भगवान जी भी हमसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। कल हमने यण संधि कंप्लीट की थी, आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। ठीक है, हाँ जी। यदि ए या आई ओ औ में से किसी भी स्वर के बाद कोई भी स्वर बन रहे तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव और अय के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। नहीं समझे? यण संधि की तरह करेंगे कि पूर्व वर्ण का जो अंतिम वर्ण है ना, सिर्फ उससे मतलब रखेंगे। देखिए, आप उदाहरण में समझिए, ने है, न पूर्व वर्ण है और अनम उत्तर पद है, तो पूर्व पद के अंत में क्या है? ए। हरे पूर्व पद है, हरे के पूर्व पद के अंत में क्या है? ए। कवे पूर्व पद है, पूर्व पद के अंत में ए, तो इस एक के स्थान पर अय आदेश कर देंगे। अय, अय कैसा? हलंतिम वाला। फिर इसके बाद में जो भी स्वर मिलेगा आपको, अय में अ मिलाएगा तो यह पूरा बनेगा, फिर अय में ए मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, फिर इस अय में ए मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं पूरी को। पूर्व पद के अंत में क्या है? ए। हरे के अंत में क्या है? ए। और कवे के अंत में क्या है? ए। क्लियर? अब ए के स्थान पर क्या आदेश किया हमने? अय। इस ए के स्थान पे भी अय और इस ए के स्थान पे भी हमने क्या आदेश किया? अय। अब अय कैसा था? हलंत्यम, हलंत्यनम। इस य में हम क्या मिलाएंगे? ये वाला अ, तो पूरा य बन गया। इस य में हम ये वाला ए मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी य में। उसी प्रकार इस य के आगे भी ए की मात्रा लगाएंगे तो पूरा ये बन जाएगा, तो रूप बनेगा नयनम, हरिये और कविये। ठीक है, उसी प्रकार देखो इधर आओ, आई। ठीक है, नई में क्या है? आई। ठीक है, नई के अंत में क्या है? आई। आई के स्थान पे क्या आदेश किया हमने? आय। आई के स्थान पे आय। पूर्व पद के अंत में क्या है? आई। ठीक है, इस आई के स्थान पे क्या आदेश किया? आय। आय, ये कैसा है? हलंत्यम। यह के आगे कौन सा स्वर मिलेगा? अ, तो पूरा यह बन जाएगा। ओ के स्थान पे अब, भो में क्या है? ओ। ओ के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? अब व के बाद में क्या है? अ, तो पूरा व बन जाएगा। इसी प्रकार पौ के अंत में क्या है? औ। पौ के अंत में औ, औ के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? आव, और आव के बाद में इस अ को मिला के पावक है बन जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। इसका एक सूत्र होता है एच ओ अयाव याव। एच अर्थात ए आई ओ औ के बाद में क्रमशः ए को, इस ए को चेंज करेंगे अय में, आई को आय में, ओ को अव में और औ को आव में। देखिए, ए के स्थान पे अय, कर्सर देखते जाइए, ओ के स्थान पे अव, आई के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश कर देते हैं। ए आई ओ औ के बाद में कोई सा भी स्वर हो तो ए के स्थान पे अय, आवाज ही नहीं आई, जोर से बोलो, ए के स्थान पे अय, आई के स्थान पे आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पे आव आदेश कर देंगे। जैसे देखिए, ने प्लस अनम बराबर नयनम, हरे प्लस ए बराबर हरिये, शे प्लस अनम बराबर शयनम, चे प्लस अनम बराबर चैनम, कवे प्लस ए बराबर कविये और मुने प्लस ए बराबर मुनिये। नई प्लस अकह बराबर नायक है, भो प्लस अनम बराबर भवनम, भानो प्लस ए बराबर भानवे, पौ प्लस अकह बराबर पावक है, बहु प्लस उकह बराबर भावुक है, शे प्लस अनम बराबर शयनम, चे प्लस अनम बराबर चयनम, मुने प्लस ए बराबर मुनिये, गई प्लस अकह बराबर गायक है, पो प्लस अनम बराबर
पवनम, साधो प्लस ईहा बराबर साधवहे, नव प्लस आवह बराबर नावह। आई आदि संधि कंप्लीट। आइए नेक्स्ट, पररूप संधि। यदि अकारांत उपसर्ग के परे ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु हो तो पररूप संधि हो जाती है। अब देखो, हमने कहा था कि पररूप और पूर्वरूप संधि होती है ना, किसी न किसी का निषेध करती है। हमने पढ़ा था यदि अ के बाद में ए हो तो आई हो जाता है। कौन सी संधि से? वृद्धि संधि से। अ या ओ के बाद में ए या ए प्लस ओ हो तो उसके स्थान पे औ आदेश हो जाता है, वृद्धि एक आदेश हो जाता है। ए है ना, अ है, अ के बाद में ए होगा तो आई, अ के बाद में ओ होगा तो औ। किंतु पररूप संधि कहती है कि यदि अकारांत उपसर्ग हो, अकारांत उपसर्ग यानी ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो और उसके बाद में यदि ए या ओ आता है तो पररूप कार्य हो जाता है। यानी उपसर्ग का जो अ है ना उसको लोप कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे। देखो, वृद्धि कार्य में हमने पढ़ा था कि यदि अ या आ के बाद में, देखो ना, आप ऊपर देखो फिर समझ में आएगा। वृद्धि कार्य में हमने क्या पढ़ा? अ के बाद में यदि ए आए तो आई आदेश हो जाएगा और अ के बाद में ओ आएगा तो औ आदेश हो जाएगा। अब पररूप संधि पढ़ो, देखो पररूप कहता है यदि अ के बाद में ए या ओ आए तो पररूप कार्य हो जाता है। वृद्धि कार्य का निषेध होता है यहाँ पे। यदि अकारांत उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो? अ हो, तो वहां पे पररूप कार्य हो जाता है। जैसे प्र एक उपसर्ग है, प्र उपसर्ग के अंत में क्या है? अ, अकारांत उपसर्ग है, तो जो प्र में अ है उसको लोप कर देंगे तो प्र हलंत्यम रह जाएगा। प्र में क्या मिलाएंगे? ए, रूप बनेगा प्रेजित। इसी प्रकार उप प्लस ओषधि अकारांत उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग होने के कारण प में से भी ए को गायब करेंगे तो उपोषधि। आइए नेक्स्ट, पूर्व रूप संधि। यदि पदांत ए ओ के बाद में अ हो तो अ का लोप होकर पूर्व रूप हो जाता है, ठीक है, और यह अवग्रह बन जाता है। जैसे हरे प्लस अब, ए में क्या है? हरे में क्या है? ए, और ए के बाद में अ, तो इस अ को किस में चेंज कर देंगे? अवग्रह में। बस इतना सा करना है। ओ है और ओ के बाद में क्या है? अ है, तो इस अ को किस में चेंज कर देंगे? अवग्रह में। तो हरे अब विष्णु अब, रूप क्या बनेगा? हरे अब विष्णु अब। नेक्स्ट नीचे आ जाओ। क में क्या है? ए और अपी अ है, तो इस अ को अवग्रह में चेंज करेंगे, रूप बनेगा के अपी। इसी प्रकार सो प्लस अपी बराबर सो अपी। ए या ओ के बाद में यदि अ आता है तो उस अ को अवग्रह में परिवर्तन कर देंगे। सो प्लस अत्र बराबर सो अत्र, को प्लस अपी बराबर को अपी। प्रकृति भाव संधि। पदों की प्रकृति अर्थात मूल अवस्था में रहने को प्रकृति भाव संधि कहते हैं। यह संधि के निषेध का नियम माना जाता है। संधि का निषेध यानी यहाँ पे संधि कार्य नहीं होता, दो स्वर एक साथ होने के बावजूद भी संधि कार्य नहीं होता। देखिए, द्विवचन शब्दों के अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए के बाद किसी भी स्वर के होने पर उसमें संधि कार्य नहीं होता। जैसे राम है, रामऊ, दीर्घ ई वाले जैसे मुनि, लते, साधु, ये जो शब्द होंगे ना द्विवचन समझ रहे? राम है, रामऊ, रामः, नदी, नदी, लता, लते, लताः, मुनि, मुनि, मुनयः। प्रथम में ऋस्व मुनि आती है, द्विवचन में, एक वचन में ऋस्व मुनि आती है, दीर्घ वचन में दीर्घ मुनि आती है। तो बोल रहे हैं कि यदि द्विवचन शब्दों के अंत में क्या हो? दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए हो तो उसके बाद में संधि कार्य नहीं होता। जैसे मुनि प्लस इमऊ है, ई है तो दीर्घ कार्य होना था ना भाई, दीर्घ कार्य होना था ना, तो ये मिलना था, मुनि मऊ बना था, लेकिन द्विवचन है इसलिए दीर्घ कार्य नहीं होगा। साधु में उ है, उ के बाद में आ है, तो उ को किस में चेंज करना था? यण कार्य से व में चेंज करना था, तो साधवा उगता बनना था, लेकिन ये साधु क्या है? द्विवचन शब्द है, इसीलिए यहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार लते प्लस एते में भी संधि कार्य नहीं होगा। प्रकृति भाव अर्थात जो द्विवचन के शब्द होते हैं, बस इतना याद रख लो कि जो द्विवचन के शब्द होते हैं ना
वहां पे संधि कार्य नहीं होता। यदि पूर्व पद में द्विवचन के पद आ गए तो वहां पे संधि कार्य नहीं होता। प्रकृति भाव संधि कार्य का निषेध करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हर संधि, जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन वर्ण से जोड़ा जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, जैसे सत प्लस जन है बराबर सज्जन। व्यंजन संधि स्वरों में दो स्वरों को जोड़ते हैं, व्यंजन संधि में व्यंजनों। व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे जशित्व संधि। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। यदि वर्णों के प्रथम अक्षर क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ण के तीसरे चौथे व्यंजन में से किसी से किया जाए तो क्रमशः ग ज ड द ब हो जाता है। नहीं समझे? कैसे समझोगे? समझाऊंगी नहीं तो कैसे समझोगे? तो समझा रही हूँ, समझो। देखो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर, क वर्ग का प्रथम अक्षर क। मेरे साथ बोलोगे तो आनंद आएगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बोलिए, क वर्ग का प्रथम अक्षर क, च वर्ग का प्रथम अक्षर च, ट वर्ग का प्रथम अक्षर ट, त वर्ग का प्रथम अक्षर त, प वर्ग का प्रथम अक्षर प। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण बोलो। क वर्ग का ग, ट वर्ग का ज, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, प वर्ग का ब। यानी क वर्ग का ही तीसरा वर्ण ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब। यदि क्या आ जाए पहला, आपके देखो यहाँ पे उदाहरण से समझ में आएगा आपको, और अच्छे से डेफिनेशन, पहले उदाहरण समझाते हैं फिर डेफिनेशन समझ में आएगी। क्या है यहाँ पे? दिक् में वर्ग का प्रथम वर्ण। क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण। आगे क्या है? कोई सा भी स्वर। तो इस क को इसी के तीसरे वर्ण में, यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण ग में चेंज कर देंगे। त वर्ग का प्रथम वर्ण। आगे है आपका तीसरा चौथा व्यंजन। आगे क्या है? तीसरा चौथा व्यंजन। तो क ख ग, ग भी तीसरा वर्णन होता है ना, तीसरा वर्ण है, प्रथम वर्ण है यहाँ पे, वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो इसी का तीसरा वर्ण क्या होगा? त थ द। तो इस त को किस में चेंज करेंगे? द में। उत उसी प्रकार। दिक् इसका चौथा वर्ण। ट, ट का तीसरा वर्ण ट ठ ड, ड में चेंज कर देंगे। ट का तीसरा वर्ण द में चेंज कर देंगे। यहाँ पे यदि प्रथम वर्ण आता है, पूर्व पद के अंत में यदि प्रथम वर्ण आता है और उसके बाद में कोई भी स्वर, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो उसको उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज कर देते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में, पक्का आ गया ना? हाँ, मुझे भी पता, आना ही था। देखो, क है प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद में स्वर आता है या तीसरा चौथा वर्ण आता है, इसी कंडीशन में बस ये याद रखना है, यदि यहाँ पे पहला दूसरा वर्ण आ गया ना तो चर्तु संधि, संधि बदल जाएगी। यदि यहाँ पे कोई दूसरा वर्ण आ गया ना, पहला दूसरा वर्ण आ गया तो संधि चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि दूसरा चौथा वर्ण यदि और स्वर आ जाता है तो ही जश्त्व कार्य होगी, तो वहां वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तन कर देंगे। अब हमें पता अच्छे से समझ में आ गया। पढ़िए, दिक् प्लस अंबरः बराबर दिगंबरः, सत् प्लस गुरु बराबर सद्गुरुः, उत प्लस घाटनः बराबर उद्घाटनः, दिक् प्लस गजः बराबर दिग्गजः, षट् प्लस देवः बराबर षड्देवः। ठीक है, और सत् प्लस धर्मः बराबर सद्धर्मः। आइए, इष्टुत्व कार्य। इष्टुत्व में क्या होगा? यदि दंत्य स या त वर्ग से पूर्व या बाद में यदि मूर्धन्य श या ट वर्ग हो तो स को श और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। यदि दंत्य स या त वर्ग से पूर्व या बाद में श या ट वर्ग हो तो स को श तथा ट वर्ग को त में चेंज कर देते हैं। पहले वैसे समझाते हैं, देखो इधर से देखिए जहाँ कर्सर चल रहा है। यदि स आता है तो स के स्थान पे मूर्धन्य श चेंज करेंगे और त वर्ग के स्थान पर क्रमशः
ट वर्ग यानी त के स्थान पे ट, थ के स्थान पे ठ, ड के स्थान पे ड, ध के स्थान पे ढ और न के स्थान पे ण। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, इस तरह से चेंज कर देंगे। दंत्य स के स्थान पे तो मूर्धन्य श, ये वाला श, और इस ट के स्थान पे त आएगा तो ठ, ट, थ आएगा तो ठ, द आएगा तो ड, ध आएगा तो ढ और न आएगा तो ण में परिवर्तन कर देंगे। यदि दंत्य स या त वर्ग के बाद से पहले या बाद में यदि श या ट वर्ग आता है तो स को श में और ट वर्ग को त वर्ग में चेंज करेंगे। देखिए अब समझिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। रामस प्लस षष्ठ है, दंत्य से है और उसके बाद में क्या आ गया, श आ गया, तो इसको आप मूर्धन्य श यानी इसी श में चेंज कर देंगे तो रूप बनेगा राम षष्ठ। कृष प्लस न श है, श के बाद में त वर्ग है तो त वर्ग को किस में चेंज करोगे, ट वर्ग में, और ट वर्ग का पंचम वर्ण ण, रूप बना कृष्ण है। उद प्लस दीयते, द त वर्ग का है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, तो इस ट वर्ग के स्थान पे क्या करोगे, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड, उड्डीयते। तत् प्लस टीका बराबर तटीका, ईश प्लस तह बराबर इष्टः और देव प्लस टिकते बराबर देवश टिकते। क्या बनेगा, देवश टिकते। समझ में आ गया ना। इष्टुत्व संधि, देखो सकार इष्टुत्व संधि की तरह है, इसमें हमने स या त वर्ग के बाद में स, दंत्य स या त वर्ग त थ द ध न के बाद में यदि आपके पास आया था मूर्धन्य श और ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ने आया तो हमने स और त वर्ग को ट श और ट वर्ग में चेंज कर दिया। उसी प्रकार इष्टुत्व संधि में ऐसा होता है कि यदि स या त वर्ग के, स या त वर्ग के आगे यदि क्या आ जाए, श या च वर्ग आ जाए, दिख रहा है ना, ये हमारा कर्सर दिख रहा है, स यानी स स्लेट के बाद में यदि श शलजम आ जाए तो स्लेट को शलजम में चेंज कर देंगे। ता वर्ग यानी तथ दधने के आगे, ये आगे या पीछे यदि च वर्ग आ जाता है अर्थात च छ झझने आ जाता है तो उस तथ दधने को छ छ झझने में चेंज कर देते हैं। पहले उदाहरण समझेंगे फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो देवस प्लस शेते, स है ना, तो स को किस में चेंज किया, श में। इस स के आगे श आने पर इस स को किस में चेंज करेंगे, श में, तो रूप बना देवश्यते। तत् प्लस छत्रम, तत् प्लस छत्रम, त को त वर्ग का प्रथम वर्ण है तो इसको च वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज करेंगे। ये रहा ना इष्टुत्व, च में, स को तो श में और त को च वर्ग में, तो त को च वर्ग में चेंज करेंगे तो त के स्थान पे च। इसी प्रकार सज्जन है, त को च में चेंज करेंगे। रामस, स को श में चेंज करेंगे, इष्टुत्व वाले श में। इसी प्रकार देवस को भी श में, त को च में, त को च में, ज, ठीक है, ज है, च छ ज, उसके बाद में क्या है, न, ये किसका है, च वर्ग का, और उसके बाद में त वर्ग का, तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, च वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, च छ ज ज य, च छ ज ज य। और हमने संयुक्त अक्षर जब पढ़े थे तो ज्ञ, जो ज्ञ से ज्ञानी था वो कौन से दो वर्णों से मिलकर बना था, ज, ये वाला ज, और इसी का पंचम वर्ण य से मिलकर बना था। ये च दिख रहा है ना आपको, ये ज, और ये जो पंचम वर्ण दिख रहा है य, ज और य मिलकर ही क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ठीक है, तो च वर्ग के आगे क्या है, त वर्ग है, तो इस त वर्ग का ही पंचम वर्ण क्या है, य, उसको मिला देंगे। तो देखिए सकार यानी स या त वर्ग से पहले या बाद में यदि शकार या च वर्ग हो तो स को श में तथा त वर्ग को च वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे देवस प्लस शेते बराबर देवशेते, तत् प्लस छत्रम बराबर तत्छत्रम, सत प्लस जनः बराबर सज्जनः, रामस प्लस शेते बराबर रामश्चेते, देवस प्लस चुनौती बराबर देवश चुनौती, सत प्लस चित्त बराबर सच्चितः, उत प्लस ज्वलः बराबर उज्ज्वलः और यज्ञ प्लस नः बराबर यज्ञ। अनुनासिक संधि पढ़ेंगे। अनुनासिक संधि, यदि किसी वर्ग के यानी क च ट त प के बाद कोई भी अनुनासिक व्यंजन विद्यमान हो तो वर्णों के प्रथम वर्ग
अपने आप ही पांचवें वर्ग में बदल जाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। फिर से पढ़िए ध्यान से। यदि किसी वर्ग के यानी क छ ट त प के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन 25 वर्णों के बाद कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ जाए, अनुनासिक यानी न्य म गण न म, तो वर्णों के प्रथम वर्ग अपने आप ही पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाते हैं। वर्णों के प्रथम वर्ण अपने आप ही पांचवें वर्ग में चेंज हो जाते हैं। जैसे वाक प्लस मया है, देखो क है, क छ ट त पे बोला ना, क के बाद में क्या है म, क छ ट त के बाद में क्या है मन, माफ कीजिएगा सही बोल रहे हैं। वाक प्लस मय है वर्ग का प्रथम वर्ण, ट में भी वर्ग का प्रथम वर्ण, त में भी वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण। ये चच आएगा यहाँ पे, चच आएगा यहाँ पे, गलत है ये, चम नहीं चच आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चच चच क्या आएगा, चच, क्योंकि वर्ग का प्रथम वर्ण ही होता है। देखो तो वर्णों के प्रथम वर्ग अपने आप ही पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे, यानी सिर्फ ये 5 वर्ण क छ ट त प हो और उसके बाद में क्या हो, सिर्फ 5 वर्ण। कौन कौन से, क छ ट त प, इसके बाद में 5वां यानी न्य म गण न म कोई सा भी हो, उसी वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज कर देंगे। क का पंचम वर्ण ग, इसलिए क को किस में चेंज किया, ग में। क्यों, क्योंकि आगे क्या है अनुनासिक वर्ण। ट का पंचम वर्ण ण, इसको ण में चेंज क्यों किया, आगे क्या है अनुनासिक वर्ण। त का पंचम वर्ण न, क्यों चेंज किया, आगे क्या है न। चच, चच है ये ना, चच च को इसका पंचम वर्ण य, क्यों चेंज किया, माफ कीजिएगा ये चम प्लस चला है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चम चला है भी भाई। यहाँ पे क्या है पंचम वर्ण है और आगे क्या है प्रथम वर्ण है, आगे क्या है प्रथम वर्ण है, तो इसको किस में चेंज किया, प्रथम वर्ण में। सही है ये, हमसे कहीं हम और चले गए थे, मतलब दूसरे शब्द में चले गए थे, जो दूसरा शब्द ऐसा ही बनता है। तो चम प्लस चला है, तो इस म के बाद में क्या है प्रथम वर्ण है, तो इसको किस में चेंज कर दिया, इसी के पंचम वर्ण में। तो किस में चेंज किया, ये चन चला है, ठीक है। चलिए आइए अनुस्वार संधि। मकार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार हो जाता है, मकार के बाद स्वर को हो तो अनुस्वार नहीं होता है। यदि ऐसे म के आगे, हाँ तो मकार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार हो जाता है, म के बाद में स्वर हो तो अनुस्वार नहीं होता है। ऐसे म के आगे स्वर में मिला के लिख देते हैं। देखिए आप उदाहरण से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उदाहरण से जैसे आपने स्वर वाली बात कर रहे हैं तो पहले थर्ड वाले को लेंगे, त्वम प्लस आगच्छत, त्वम प्लस आगच्छत। इन्होंने कहा कि ये जो मैं है ना, इस मैं को आप अनुस्वार में चेंज नहीं करेंगे यदि आगे क्या हो, स्वर हो, क्योंकि आगे स्वर होगा तो मैं में आप स्वर मिला देंगे। किंतु यदि म के बाद में, हलंत्य म के बाद में यदि कोई व्यंजन हो तो व्यंजन में तो व्यंजन में व्यंजन को नहीं मिला सकते, इसलिए इस मैं को आप अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, अनुस्वार को इस व्यंजन में परिवर्तन कर देंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग से परे किसी, वापिस से बता देते हैं एक बार, वापिस से बोलिए। देखो त्वम म के बाद में यदि क्या आया आपके पास, स्वर आया, म के बाद में यदि आपके पास स्वर आया तो आप इस स्वर में, म में इस स्वर को मिला देंगे तो बनेगा मा। किंतु यदि स्वर के बाद में, यदि म के बाद में कोई व्यंजन आ जाता है, किंतु यदि म के बाद में कोई व्यंजन आ जाता है, म के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाता है तो उस मैं को आप अनुस्वार में परिवर्तन कर देंगे। जैसे त्वम प्लस करोषि बराबर त्वम करोषि, त्वम प्लस वदसि बराबर त्वम वदसि, त्वम प्लस आगच्छ बराबर त्वम आगच्छ, त्वम प्लस गच्छसि बराबर त्वम गच्छति। ये मैं था ना आपका हलंत्य में, इस हलंत्य मैं को आपने अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, फिर पत्र
व्याकरण का जो मैं था आपने उसको अनुस्वार में चेंज कर दिया, किंतु त्वम प्लस आगच्छे में मैं को आपने अनुस्वार में चेंज नहीं करके बल्कि उस मैं को स्वर में मिला के बना दिया त्वमागच्छे। चलिए नेक्स्ट आइए विसर्ग संधि। विसर्ग से परे किसी स्वरीय व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार्य परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि निम्न प्रकार से होती है, ऑप्शन दिए गए देखिए, मतलब पॉइंटों में समझा रहे हैं। यदि विसर्ग के बाद च हो तो विसर्ग को श में, और यदि विसर्ग के बाद में त हो तो विसर्ग को स में, विसर्ग के स्थान पर स और विसर्ग के बाद में यदि त हो तो विसर्ग को श में चेंज कर देंगे। सब छोड़ो, अब तो इस पंक्ति के लिए सब छोड़ो और बस उच्चारण स्थान याद रखो। च का उच्चारण स्थान तालु, तालु में कौन सा श आता है, वही विसर्ग के बाद में श लगाना है, तालव्य श, ये वाला श। तथा, तथा का उच्चारण स्थान दंत, और दंत वाला स कौन सा है, ये से, यानी विसर्ग के बाद में यदि दंत्य वर्ण आते हैं तो दंत्य से लगेगा। उसी प्रकार विसर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य वर्ण आते हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, ट है, विसर्ग के बाद में मूर्धन्य वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। इतना से याद रखें। विसर्ग के बाद में यदि तालव्य वर्ण आते हैं तो तालव्य श होगा, विसर्ग के बाद में यदि दंत्य वर्ण आते हैं तो दंत्य से होगा, और विसर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य वर्ण आते हैं तो मूर्धन्य से होगा। नेक्स्ट पढ़िए, जैसे देखो देवः प्लस चलति, देवः प्लस चलति, ठीक है ना, देवः प्लस चलति, तो क्या है ये, च मूर्धन्य तालव्य वर्ण, तो इसीलिए विसर्ग के स्थान पे तालव्य से, च मूर्धन्य वर्ण है, सॉरी माफ कीजिएगा, तालव्य वर्ण है तो यहाँ पे भी तालव्य से आएगा, ट मूर्धन्य वर्ण है तो स्थान पर मूर्धन्य से, ठ मूर्धन्य है तो मूर्धन्य से, त दंत्य से है तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य से, थ दंत्य वर्ण है तो दंत्य से। समझ में आ गया ना। यदि आगे जो भी वर्ण होगी ना, जिस भी उच्चारण के उसी स्थान पे, यदि तालव्य वर्ण है तो तालव्य से, मूर्धन्य वर्ण है तो मूर्धन्य से, और दंत्य वर्ण है तो दंत्य से। त और थ का उच्चारण स्थान दंत, तो यहाँ पे भी दंत्य ही से आएगा, ठीक है। तो देवः प्लस चलति बराबर देवश चलति, निहि प्लस चयः बराबर निश्चयः, धनुः प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, निहि प्लस ठुरः बराबर निष्ठुरः, यशः प्लस तनोति बराबर यशस् तनोति, भवतः प्लस थुकारः बराबर भवस् थुकारः। सेकंड पढ़िए, सेकंड पे आते हैं। जहां विसर्ग से पहले रस्व अ हो और बाद में रस्व, ऐसे करते हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला हम अग्रिम कक्षा में ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना बहुत सारा हो जाएगा। तो विसर्ग संधि का हमने एक ही पढ़ाया है, आगे का हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।